औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाले पोठोहार K2 TV जेहलम सेंटर से। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये कोशिश होती है कि जब भी कोई अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हों तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है वो प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाएँ ताकि मैक्सिमम अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुँचाई जा सके। हाल ही में जेहलम में हमारे यहाँ पे पोलियो वैक्सीन और पोलियो के जो कतरे हैं, पोलियो अवेयरनेस के हवाले से बाकायदा तौर पर एक आगाज़ किया गया है मुहिम का। और उसके फ़वाइद क्या हैं, पोलियो कितनी ख़तरनाक बीमारी है, किन किन इलाकों में टीमें जा रही हैं, कितने वर्कर्स इसमें जो हैं वो शामिल हैं, अपनी खिदमात दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में सिक्योरिटी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस उसका कितना ताउन है, ये तमाम आज के जो हमारे सवालात हैं और यही आज का हमारा मौजू है। मेरे साथ इस तरह मौजूद हैं हमारे डॉक्टर ज़ाहिद तनवीर साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं। उनसे हम ये जानेंगे और उनके साथ जानी पहचानी शख्सियत हैं जेहलम की भी और बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमारे साथ पहले भी शामिल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं डॉक्टर वसीम इकबाल साहब, और जो कि एक तरह की मैं समझता हूँ कि ब्रिज की हैसियत रखते हैं कि पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से और फिर जो आपके इंतज़ामात होते हैं उसमें तमाम जो जितनी भी कोऑर्डिनेशन है उसमें एक बड़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस हवाले से। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं DHQ में, इनसे हम बच्चों की बीमारियों के हवाले से जानना चाहेंगे। और डॉक्टर सऊद अहमद साहब हैं हमारे साथ, डिप्टी DHO तहसील जेहलम। और जुनैद साहब हैं हमारे साथ जो कि फोकल पर्सन है EPI और फील्ड में इनका ज़्यादा काम है। और अब्दुल हमीद साहब हैं जो कि ASU हैं और ये भी इनका भी फील्ड से ही ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, आपसे ही शुरू करेंगे सबसे पहले जी। मैं जानना चाहूँगा कि किस डेट से हमने आगाज़ किया पोलियो की अवेयरनेस का। और इसमें हमारा एक इलाका है यहाँ पर शांति नगर, बड़ा ही वो जो बैकवर्ड इलाका है जिसमें ज़्यादातर जो है खाना बदोश वहाँ पे रहते हैं और लोगों को इतनी कोई अवेयरनेस नहीं है, ना कोई स्कूल है और ना ही कोई पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं। तो इस इलाके का इंतखाब क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वसीम। जो आपने बात की कि कब से हमारा शुरू हुआ, तो ये मुल्क गिर एक हमारी मुहिम चल रही है, NID से कहते हैं। ये 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक तो हमारे पूरे पाकिस्तान में ये इंसदाद पोलियो मुहिम चल रही है। जो आप बात कर रहे थे कि इसका शांति नगर में क्यों किया गया, तो शांति नगर में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन HRMP है, जैसे आपने बताया कि नोमेड्स हैं, खाना बदोश हैं, तो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन भी यही है। हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा केस निकलता है तो उसमें वो बच्चे जिनको वैक्सीन प्रॉपरली नहीं की गई, तो वहाँ से पोलियो केस ज़रूरत मतलब रूटीन में नज़र आते हैं। इसलिए इस इलाके से हमने आगाज़ किया ताकि अवेयरनेस दी जा सके कि हमारा टारगेट, हमारा फोकस बिल्कुल सही पॉइंट पे जा रहा है और बाकी लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिले कि हमने मुल्क में कोई भी एक बच्चा भी बगैर पोलियो ड्रॉप्स के नहीं रहने देना। तो बीच में बैक ऑफ माइंड सर। बिल्कुल सही। और सर मुझे ये भी साथ में बताइएगा कि आपकी कितनी टीमें हैं, कितने वर्कर हैं जो इस तमाम जितनी भी एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व है? हाँ जी, जैसे मैंने बताया कि ये मुल्क गिर अपना मुहिम चल रही है ना, तो इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जेहलम में तकरीबन 1100 मोबाइल टीम्स काम कर रही हैं, जिसमें 2500 के करीब हमारा HR इन्वॉल्व है। इसमें घर घर जाके, गली मोहल्ले में जाके, ट्रांजिट पॉइंट पर जाके हमने, हमारी पूरी कोशिश है कि कोई डिस्ट्रिक्ट जेहलम का एक भी बच्चा इसमें बगैर पोलियो ड्रॉप के पिए ना रह सके। तो इसके लिए मैक्सिमम हमने हमारा HR सा। और कौन से एरियाज हैं सर जिनको टारगेट किया जा रहा है ज़्यादा? जी, एरिया में तो ये कि पूरा जेहलम है इसमें जी, इसमें कोई एक ऐसा नहीं जी, नहीं, खास एरिया हमारा पूरा जेहलम, एक एक UC, एक एक मोहल्ला हमारे लिए खास है। हमने प्रॉपर माइक्रो प्लानिंग इसमें लिए की है, जिसमें तमाम डेरा जात, तमाम हैमलेट्स, तमाम जुगियाँ, हमारे एक एक जो है हमारा ये आप समझे कि ये 4 दिन की एक्टिविटी है नहीं, इसके पीछे तकरीबन पूरे 1 महीने की हमारी मेहनत है। इसमें हमने पहले माइक्रो प्लान बनाए, पूरी पॉपुलेशन को रिकॉर्ड किया, तमाम बच्चों को टारगेट किया, एक एक मोहल्ला, एक एक मस्जिद, एक एक डेरा। तो इसमें हमारे लिए कोई ख़ास नहीं जी, हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट जेहलम का एक एक बच्चा ख़ास है। बिल्कुल सही है जी। और लोगों का कॉपरेट उसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भरपूर तरीके से हमें कोऑपरेट कर रही है। DC साहब का बड़ा तावन है, पुलिस का बड़ा तावन है, सिक्योरिटी के जैसे हमें सिक्योरिटी लैब्स आते हैं तो प्रॉपर साथ होते हैं टीमों के? जी, हर टीम के साथ एक एक पुलिस का बंदा हमारे साथ है। हर ट्रांजिट पॉइंट पे पुलिस मौजूद है हमारे साथ। जो
मोटरवे वाले हैं वो बड़ा अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, पुलिस बड़ी अच्छा काम कर रही है, बल्कि तमाम जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रॉपरली कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल सही है जी। आगे चलेंगे डॉक्टर वसीम इकबाल साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वसीम भाई। और सर, मैं आपसे जो एक चीज़ आम जानना चाहता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आपने जेएलएम की जितनी भी पोस्ट हैं तकरीबन सभी पे आपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, अपनी खिदमत आपने दी हैं, तो आपका एक्सपीरियंस ख़ासतौर पर पब्लिक रिलेशन के हवाले से आपका खासा एक्सपीरियंस है, वो तो हम जानते हैं, हमने देखा है। तो ये थोड़ा सा हमें बताइएगा कि जो जैसे ये शांति नगर से शुरू किया गया, तो क्या समझते हैं कि वहाँ के लोगों का इस हवाले से फ़ीडबैक कैसा था, कि लोगों ने कोऑपरेट किया या उनको ज़्यादा समझाना पड़ा? जी, मैं आपके जवाब देने से पहले एक थोड़ी सी जनरल बात करना चाहूँगा, जो मैं पहले भी हमेशा करता रहा हूँ। हम ये कहते हैं पोलियो के 2 कतरे पिलाने आए हैं, तो ये तस्हीह मैं बार बार करना चाहूँगा और फिर कर रहा हूँ कि ये पोलियो के कतरे नहीं हैं, ये पोलियो से बचाव की वैक्सीन के 2 कतरे हैं। तो इसको काइंडली जहाँ भी मीडिया पे लाया जाए, इसको ये कहा जाए कि पोलियो से बचाव के लिए हम 2 कतरे पिला रहे हैं, या पोलियो वैक्सीन की 2 डोजेज़ दे रहे हैं। ये अगर कहेंगे तो ये मुनासिब होगा। पोलियो हम खुदा न खास्ता फैलाने नहीं आ रहे, पोलियो से बचाने आ रहे। ये ऑफ द जनरल बात होगी। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की शांति नगर की, तो जितनी भी हमारी हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन है, स्पेशली उसमें नोमैड्स या जो लोग ट्रैवल करते हैं, या स्पेशली पख्तून पॉपुलेशन, जो अब हमारे एनवायरमेंटल सैंपल हम कलेक्ट करते हैं कि जहाँ जहाँ पोलियो का वायरस सीवरेज में पाया जाता है, वहीं चांस होता है कि फिर वहाँ पब्लिक में भी वो वायरस फैल सकता है। बच्चे मोस्ट वल्नरेबल होते हैं 5 साल तक की उम्र के, और उन्हीं को हम टारगेट करते हैं कि पैदाइश से लेके 5 साल तक के तमाम उम्र के बच्चों को जो है वो तमाम बच्चे, हमारा आपने पूछा था एरिया, हमारा एक एक घर, एक एक मोहल्ला, एक एक एरिया सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। हमारा 0 मिस्ड एरिया, 0 मिस्ड चाइल्ड हमारा टारगेट होता है। तो इसको टारगेट करने का मकसद यही है कि देखिए, इन लोगों का आना जाना रहता है अपने पख्तून इलाकों से, और वहीं ज़्यादा आप देख रहे होंगे केसेस भी जो आ रहे हैं, या अब अफ़गानिस्तान रह गए या पाकिस्तान रह गए। अब पाकिस्तान में भी वज़ीरिस्तान ही रह गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ लोगों की ट्रैवलिंग भी ज़्यादा है। और दूसरी ये है कि वहाँ, और एक और जो पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीनेशन है, ये तो NID है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी रूटीन की वैक्सीनेशन है। रूटीन की वैक्सीनेशन में अगर हम 4 डोजेज़ ओरल पोलियो के दे दें और 2 इंजेक्टेबल की दे दें, तो वो ये इस NID की ज़रूरत ही ना पड़े, अगर हमारे सारे बच्चों को वो मिल जाए। तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ, स्पेशली जिन एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ कुछ हमारी कवरेज इतनी अच्छी नहीं होती, कुछ रिफ्यूज़ल्स हैं, कुछ जो कुछ भी है, वहाँ फिर हमारा चांस होता है, अगर हम 95% बच्चों को भी वैक्सीनेट कर देना है तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। और अच्छा, पिछले दिनों मैंने सुना था, अभी ये कुछ मीडिया पे भी ये खबर चली थी कि शायद सुहावा से कोई हुआ। नहीं, वो बड़ी फेक न्यूज़ थी। बस मेरी गुजारिश यही होगी, मतलब ऐसा कोई सिलसिला नहीं? नहीं, कोई, वो बच्चे हमारी लाइन लिस्ट पे थे, हमने उनको इन्वेस्टिगेट भी किया हुआ था, उनमें पोलियो का वायरस बिल्कुल नहीं पाया गया था, उनको और बीमारी थी जो जिसका उनका इलाज हो रहा है। तो बस ये मीडिया वालों से भी गुजारिश ही होगी कि कोई भी खबर ऐसी नशर करने से पहले कम से कम उसकी तस्दीक ज़रूर कर लें। हमारे में एक बड़ी बदनसीबी है डॉक्टर साहब कि हम लोग खबर से ज़्यादा सनसनी के ऊपर तवज्जो देते हैं कि जी बस किसी तरीके से एक हाइप जनरेट हो जाए, हमें लाइक्स मिल जाएं या हमारी रेटिंग जो है ना बढ़ जाए, और जिससे कि अल्टीमेटली नुकसान हो जाता है। रेटिंग और लाइक्स की बजाय मेरा ख्याल है कि हमें पब्लिक की सेफ्टी, पब्लिक की बेहतरी, उसकी तरफ। बिल्कुल सही है जी। और इसी चीज़ को अगर कहीं पे कोई इंटरनेशनल मीडिया उठाता है या कोई इंटरनेशनल फोरम उठा लेता है एक झूठी खबर को, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि, मैं अपने ये मीडिया के दोस्तों से भी कहना चाहूँगा कि आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि फिर उसके लिए मुल्क के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान उठता है, और साथ में इदारों के ऊपर भी कितना बड़ा सवालिया निशान उठता है। हम आगे चलेंगे डॉक्टर अस्मा की जानिब, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और आज हम पोलियो अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि पोलियो के जो बचाव से कतरे हैं या इंजेक्शंस हैं, उनका जो एक वो सिलसिला है जो हर साल ही हुआ करता है, उसका बाकायदा कैंपेन का आगाज़ जेहलम में हो चुका हुआ है। डॉक्टर अस्मा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जेहलम में। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी, वसीम साहब ने कहा कि वो बच्चे टारगेट थे, मतलब लिस्ट पे थे, कि फिर उनके टेस्ट वगैरह करवाए गए, वो नेगेटिव आ गए, तो उसमें कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। तो आम बंदा या कोई भी माँ बाप ये कैसे एक फ़र्क कैसे ले सकते हैं कि जी ये बच्चे को, हमारे को क्या पोलियो हो गई, इसको कोई और प्रॉब्लम है?
जी जी, थैंक यू। मैं बताती हूँ कि जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बॉडी में वीकनेस आ जाती है, लेकिन वो केस जिसमें बॉडी में वीकनेस आ रही है वो पोलियो नहीं है। लेकिन हमारे पास जो भी केसेस इस तरह के आते हैं जिसमें बॉडी में वीकनेस हो, हमें उन्हें क्लिनिकली असेस करके पोलियो के लिए रिपोर्ट ज़रूर करना होता है, और हम बीइंग अ फिजिशियन उनको रिपोर्ट करते हैं और उनके सैंपल जाते हैं। अब इसमें बहुत सारी ऐसी वीकनेसेस और भी कॉजेज़ हैं जिसमें डिफरेंट और बीमारियों की वजह से वीकनेस होती है। इसमें कोई अगर आपके बच्चे की बॉडी में वीकनेस है तो आप फिजिशियन के पास ज़रूर जाएं, ठीक है। बीइंग अ पेरेंट आप ये असेस नहीं कर सकते कि ये वीकनेस ये पोलियो की वजह से है या फिर ये किसी और बीमारी की वजह से है। ये फिजिशियन का काम है या डॉक्टर का काम है कि वो आपको बताएगा कि ये आपकी वीकनेस किस वजह से है। सिंपल किसी जोड़ के दर्द की वजह से या मट्ठे के दर्द की वजह से भी बच्चा वीकनेस आ सकती है उसकी बॉडी में। लेकिन ये आपको फिजिशियन ही बेहतर तौर पे गाइड कर सकता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके कि ये वीकनेस इन केस के पोलियो की वजह से है या किसी और वजह से। और क्योंकि पोलियो के सिम्टम बहुत वास्ट होते हैं, इसलिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि किसी पेरेंट को या किसी जनरल पब्लिक को ये बताना कि ये पोलियो है या नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑफ पोलियो आर नॉन पैरालिटिक, वो पैरालिटिक नहीं ठीक है, होते। सिर्फ वो वीकनेस ही आपको इसकी निशानियों में एक निशानी है, कोई और भी निशानी है? मैं आपको ये बताने जा रही थी कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो नॉन पैरालिटिक हैं। मोस्ट केसेस उसमें बच्चे को कोई पैरालिसिस के सिम्टम नहीं मिलेंगे। उसमें सिर्फ आपको लाइक गैस्ट्राइटिस, जैसे हमारे लूज मोशन वॉमिटिंग के साथ, जैसे गैस्ट्रो के साथ बच्चे आते हैं, सिंपल वो होगा। बॉडी पेन होगी, नेक स्टिफनेस मिलेगी, हेडेक मिलेगी, वायरल इलनेस लाइक। और वो सिंपल बच्चा कम्युनिकेट कर देता है, जिससे हमें इन्वायरमेंटल सैंपल में डिटेक्ट करते हैं। वो बच्चा किसी वीकनेस के साथ प्रेजेंट नहीं करेगा। जो बच्चे वीकनेस के साथ आते हैं वो बहुत कम परसेंटेज है पोलियो की। इसीलिए ये कहा जाए कि हमारे तो पाकिस्तान में पोलियो इतना कम है, हम हर दफ़ा वैक्सीन क्यों पिलाएं। बताने का पेरेंट्स को मकसद सिर्फ ये है कि पोलियो के सारे केसेस पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट नहीं करते। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सिर्फ वायरस आपकी बॉडी में आया, उसने सिर्फ आपको फ्लू लाइक इलनेस, लाइक वायरल इलनेस जैसी होती हैं, बॉडी एक, फ्लू, गेस्ट, वॉमिटिंग, डायरिया, बॉडी एक्स एंड हेड एक, नेक स्टिफनेस, इसके साथ प्रेजेंट करेंगी। मसल पेन होती है सिर्फ सिंपल सी थोड़ी सी, जो कि पेन किलर लेने से रिलीफ हो जाती है, उसके साथ प्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर दफ़ा आप ज़रूर बच्चों को पोलियो की कतरे पिलाएं, क्योंकि ये वाली जो इलनेसेस हैं अनडिटेक्टेबल चली जाती हैं। हमारे पास जब आते हैं बच्चे जो पैरालिसिस के साथ आते हैं, अब उसमें बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसमें मसल्स से लेके बोन्स से लेके CNS इन्फेक्शन तक के पेशेंट्स पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। उसमें हम क्लिनिकली असेस करके कि ये बच्चा किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसको फिर हम रिपोर्ट करते हैं और उनके स्टूल सैंपल भेजे जाते हैं, और वो फिर स्टूल सैंपल में पोलियो का केस डिटेक्ट होता है कि ये बच्चा इधर पोलियो है या किसी और इलनेस की वजह से है। बिल्कुल सही है जी, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं इस तरफ डॉक्टर मसूद अहमद साहब, जो कि डिप्टी हेल्थ ऑफिसर हैं तहसील झेलम। डॉक्टर साहब, हमें तहसील झेलम के हवाले से ही, बल्कि दीगर तहसीलों के हवाले से तो खैर हम पूछेंगे डॉक्टर जाहिद साहब से दोबारा, लेकिन झेलम के हवाले से बताएगा कि कितने लोग हैं जो इस वक्त फील्ड में हैं, और कितने अंदाज़न बच्चे हैं जो आपके पास, मतलब जो रजिस्टर्ड हो चुके हुए हैं कि जी इनको हमने वैक्सीन कर दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसील झेलम की अगर बात करें तो तहसील झेलम में 400 प्लस 407 मोबाइल टीम्स हैं हमारी। उसमें अगर एरिया इंचार्जेस देखें तो 85 हैं, और टोटल यूसीज़ हमारी 18 हैं। 18 यूसी एमओज़ के तौर पे काम कर रहे हैं। तो मोबाइल टीम्स जो है उनमें 2 मेंबरान होते हैं। मोस्टली हमारा अपना जो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है वो लोग काम कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर तहसील झेलम की वर्किंग देखी जाए तो इसमें ट्रांजिट पॉइंट्स भी हमारे काफ़ी सारे हैं। 9 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं। ट्रांजिट पॉइंट्स पे भी हमारी टीम काम कर रही है। और ओवरऑल ट्रांजिट पॉइंट से मुराद, ये मैं थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर दूं अपने देखने वालों के लिए भी, कि वो एरियाज़ जहाँ पे झेलम में एंट्रीज़ हैं, यानी कि लोग आ रहे थे नया पुल, पुराना पुल, मंगला साइड से, या फिर आपके ये पीड़ी खान वाली साइड से जो लोग आ रहे हैं, सुहावास और GT रोड से, ये वो एरियाज़ हैं, वहाँ पे ख़ास तौर पर चेकिंग की जाती है। बिल्कुल, इसमें यह है कि हमारा ट्रांजिट पॉइंट तो है एक टॉल प्लाजा है इधर रावलपिंडी साइड, और अगर देखें तो कैंट चौक में भी लाहौर और पिंडी साइड दोनों साइड पे हैं। ज़्यादा में ट्रांजिट पॉइंट बना हुआ है, बस स्टैंड पे है, रेलवे स्टेशन पे है, तो उसमें भी टीम काफ़ी अच्छी एक्टिवली काम कर रही हैं। ओवरऑल अगर फील्ड में देखें तो फील्ड में हमारी टीम एग्जैक्ट टाइम पे 8 बजे पहुंच जाती हैं फर्स्ट डोर पे। DC साहब की भी इंस्ट्रक्शंस थी, ओवरऑल DHA की तरफ से DHO साहब, CO साहब की भी इंस्ट्रक्शंस थी। तो टीम ट्रेनिंग्स भी बड़ी अच्छी हुई हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो बहुत अच्छा काम है। अगर तहसील झेलम का टारगेट देखें तो 80,000 के करीब हैं 5 साल तक के बच्चे।
तो आज लास्ट डे है इसका एक्टिव वर्किंग डेज़ का। उसके बाद 2 दिन कैचअप के होंगे। कैचअप में जो रिमेनिंग जो NA चिल्ड्रन नॉट अवेलेबल होते हैं उनको कवर किया जाएगा। और कल तक की अगर कवरेज देखी जाए तो ओवरऑल हम 97% पे थे। यानी कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त है जी कि तमाम कवर करने के बाद फिर उसमें देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनसे आपका रब्ता नहीं हो सका, या ऐसे बच्चे जिनसे रब्ता नहीं हो सका, फिर उनको दोबारा से अप्रोच किया जाता है। ताकि जैसे आपने देखा होगा कि कोई हम चीज़ बनाते हैं ना, फिर उसमें क्वालिटी कंट्रोल होता है कि वो उसमें फिर बारीकी से देखा जाता है ताकि कहीं पे भी कोई भी आप लूप होल ना छोड़ें, कहीं पे कोई कमी ना रह जाए, अपने एंड से जो है पूरी कोशिश की जाए। और इसमें तो जो एक चीज़ है कि बल्कि डॉक्टर इकबाल साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जेलम पहले नंबरों पे भी आता रहा है इसमें, मतलब पहले ऐसे हुआ है कि पहले नंबरों जी EPI में अल्हम्दुलिल्लाह जेलम जो है पिछले साल पूरा तकरीबन 2 साल जो है वो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन में पूरे पंजाब में टॉप पे रहा और उसकी कवरेज बड़ी अच्छी रही। अल्हम्दुलिल्लाह EPI के हवाले से ओवरऑल वैसे भी आपको पता है रैंकिंग में डिस्ट्रिक्ट जेलम हमेशा टॉप 3 में रहा है और इसमें भी बड़ी अच्छी हमारी एफ़र्ट्स भी रही हैं और सब की एफ़र्ट हमारी टीम्स ग्रास रूट से लेके ऊपर तक सब ने एफ़र्ट की है और उसका फल भी मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो हमारी कवरेज भी अच्छी है और हमारी वैक्सीनेशन की जो है वो भी बेहतर है। आपका मैं एक थोड़ा सा यहाँ ऐड करना चाहूँगा। जैसे अभी आपने पूछा था कि पोलियो के बारे में कि एक हमारी सर्वेलेंस चलती है। सर्वेलेंस का होता है, हमने सर्वेलेंस से मेरा होता है खोज लगाना, खोजी हैं हम, ठीक है ना। पोलियो के लिए हम समझ लें कि खोज लगाते हैं कि जहाँ आप हम सिर्फ पोलियो नहीं ढूंढते, हम हर ऐसी बीमारी जिससे हमें शक हो कि ये पोलियो हो सकता है, चाहे वो हमें क्लियर कट नज़र आ रहा हो कि ये पोलियो नहीं है, फिर भी हम उसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करते हैं। उसको कहते हैं एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस का केस, AFP का केस। उसकी डेफिनेशन देखें तो उसमें हम कहते हैं कि कोई भी 15 साल की उम्र तक ऐसा बच्चा जिसको पिछले 6 माह के दौरान जिस्म में कोई कमज़ोरी या माजूरी हुई हो जो कि अचानक हुई हो और उसमें ढीलापन हो। जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी कि बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें माजूरी होती है लेकिन उनमें फ्लैसिडिटी या ढीलापन नहीं होता, उनमें स्टिफनेस होती है। तो स्टिफनेस वाला केस कभी भी पोलियो का नहीं हो सकता। तो इस तरह हम हर ऐसे केस को जिसे हमें शक पड़ता है कि इसमें कुछ कमज़ोरी है, माजूरी है, उसको हम अपनी लाइन लिस्ट पर ज़रूर लेके आते हैं, उसके सैंपल ज़रूर करवाते हैं। हवा के दोनों आपने केस जो हैं वो भी इसके एग्जांपल हैं, वो भी हमारे पास ऐसे पोलियो नहीं ऐसे माजूरी के साथ, कमज़ोरी के साथ आए थे। हमने उसी वक्त उसकी इन्वेस्टिगेशन की और वो दोनों बिल्कुल सही है जी। एक छोटी सी लेते हैं जी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद बशीर जो कि फोकल पर्सन है EPI और ज़्यादातर काम इनका जो है फील्ड में है। तो जुनैद, फील्ड में आप लोग जाते हैं और मुख्तलिफ आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लोगों का आमतौर पर अब रवैया कैसा होता है पोलियो ड्रॉप्स को लेकर? अस्सलाम वालेकुम जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि हमारा ज़्यादा काम फील्ड में ही होता है, तो अभी पब्लिक से 90% जो हमें उनका बिहेवियर है वो पॉजिटिव है। लोगों के जो हैं वो हमारे साथ टीमों के साथ तावन करती हैं। इसके अलावा हमारी जो टीम्स हैं ये घर घर जाके कतरे पिला रही होती हैं। इन्होंने स्कूलों में जाना होता है, मदरसा में जाना होता है। इसके अलावा जो छोटी छोटी ट्यूशन एकेडमीज़ बनी होती हैं वहाँ पे हमारी टीम में जो हैं वो 5 साल से कम बच्चों को ड्रॉप्स पिलाती हैं। ठीक है। इसके अलावा जिस तरह पहले बात हो चुकी है कि ट्रांजिट पॉइंट तश्कील दिए जाते हैं कि ताकि कोई भी जो वालिदैन हैं सफ़र कर रहे हैं उनके बच्चे मिस ना हों। और अगर सफ़र में कोई आपसे ताउन नहीं करता जी बिल्कुल। फिर आप क्या हाँ, करते? इसमें देखें हमारे ट्रांजिट लेकिन पॉइंट एयरपोर्ट में तो कोई कोई ताउन ना करे ना किसी भी हवाले से, तो वो उसको तो वो जहाज़ का कहते हैं जाने दें, इसको रोक लें ज़रा। बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह के ट्रांजिट पॉइंट पे हमारे साथ मोटरवे पुलिस डिप्यूट होती है, ठीक है। जो कि बाकायदा गाड़ियों को रोकती है। ठीक है। और हमारे पास साथ पंजाब पुलिस भी होती है, ठीक तो इस है। वजह से वो वालिदैन वो लाजमी बच्चों को कतरे पिलाते हैं। तो ऐसा ट्रांजिट पॉइंट पे इस तरह का कोई इशू नहीं आता, कोई रिफ्यूज़ल नहीं होता। ठीक है। और जो हमारे सराउंडिंग एरियाज़ हैं झेलम के, जैसे हमारे ये दूर दराज के चांदड़ा है, नाड़ा है, ये वाले एरियाज़ हैं, या हमारे जैसे टिल्ले वाली साइड है जितनी, तो ये बड़े एक ऐसे एरियाज़ हैं जिनके अंदर आबादियाँ भी थोड़ी मतलब दूर दूर भी हैं और लोगों को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। और बल्कि मैं तो ये पहले भी कुछ प्रोग्राम में हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि आज के इतने मॉडर्न दौर में कि जब लोगों ने मतलब चाँद को सैरगाह बनाया हुआ है, आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर एक ही तालाब में जानवर और इंसान अभी भी, यहाँ से अगर आप जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त,
जहाँ से अगर आप 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर जाएं तो आपको वो तमाम तालाब और तमाम चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर इंसान और हैवान एक ही जगह से पानी पी रहे हैं। तो वहाँ पे लोग फिर जो है वो मतलब कि आप कॉपरेट करते हैं, आप उनको कैसे आप हैंडल करते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं जहाँ पे टीमों का पहुँचना मुश्किल होता है, तो इस सिलसिले में हम कैंपेन से पहले माइक्रो प्लानिंग करते हैं। हर टीम को उनका एरिया बताया जाता है कि आपने इस एरिया में विज़िट करना है। तो हार्ड टू रीच एरिया में हर टीम हर घर को टच करती है। उनका ये होता है कि वैसे तो टीम जो है इस शहरी इलाकों में 80 घर विज़िट करती है, लेकिन हार्ड टू रीच एरिया में वो लोकेशन के हिसाब से कोई 40 घर कर रही है, 30 घर कर रही है, ताकि वो अपना काम उस दिन में मुकम्मल कर लें। ठीक है। तो इस सिलसिले में टीम्स के पास मोटर बाइक का इंतज़ाम मौजूद होता है, उनको POL मुहैया किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। इसके अलावा जिस तरह आपने बताया कि दूर दराज एरिया हैं, तो पहले दिन मैं ख़ुद जो है ना रिवर क्रॉस करके मैं राजपुर बेली गया हूँ लिफ्ट के ज़रिए। हमारी टीमें वहाँ पे मौजूद थी, बड़ा अच्छा काम कर रही थी और हर घर में उन्होंने बच्चों को कतरे पिलाए हैं। बिल्कुल सही है जी। हमीद साहब सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? और आप ASU, आप भी फील्ड में ASV स्टैंड फॉर थोड़ा सा बता दीजिएगा क्या? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ बड़ी अहम है आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जितने भी हमारे मेहमान हैं सबसे ज़्यादा जो है बुज़ुर्ग वो आप ही यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो ख़ास तौर पर वालदैन में जो माएँ होती हैं वो अक्सर सवाल जवाब करती हैं, और कई लोगों को ये भी बीच में कर दिया कि दीनी नुक्ता नज़र से ये ठीक नहीं है या ठीक है, तो इस तरह के सवाल आते हैं आपके पास? और बिस्मिल्लाह, जैसा आपने फरमाया कि बच्चे के वालिदैन मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं। हमारा जो नज़रिया होता है, हम उनकी ज़ुबान के मुताबिक उनसे बात करते हैं और उनको समझाने की पूरी तरीक़ा का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह वो कहते हैं हम उनको अमल करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उनको अच्छे तरीके से गाइडलाइन दें। जिस तरह वो कहते हैं कि हम बच्चों को कतई नहीं पिलाते, उस बाद हम बच्चे को बीमारी के बचाव के लिए जितनी बीमारियां उनके बारे में तफसीली से आगाह करते हैं। उनको कहते हैं ये एक पोलियो एक वायरस है जो मुख्तलिफ बच्चे के किसी जिस्म को अपाज कर सकती है। अगर बच्चे को पोलियो के 2 कतरे वैक्सीन के पिलाए जाएँ तो बच्चा पूरी ज़िंदगी से माजूरी से बच सकता है। फिर माएँ उनके कैल हो जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जब आप उस बंदे से उसके लेवल पे जाके बात करेंगे, पंजाबी में बात कर रहा है पंजाबी में करेंगे, अब वो उर्दू बोल रहा है तो उर्दू करेंगे। अंग्रेज़ी बोलने वाले तो बड़े कम ही मिलते हैं, लेकिन अगर वो पश्तो फैमिली हो तो फिर उनके साथ आप क्या करते हैं? सर, पश्तो फैमिली बहुत कम हमारे इलाके में पाई जाती है, बल्कि जो पश्तो फैमिली है वो उर्दू भी जानते हैं, वो पंजाबी भी जानते हैं। हम कोशिश करते हैं उससे पंजाबी में बात करें। हमीद साहब की बात से ये एक चीज़ मेरी समझ में आई है कि बेसिकली अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है लोगों के साथ तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको जो है वो अवेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा की तरफ हम लोग दोबारा आएंगे, डॉक्टर अस्मा साहिबा की तरफ। और डॉक्टर साहिबा, एक चीज़ है इसमें बड़ा क्लियरली बताइएगा शॉर्ट वर्ड्स में कि अगर बच्चे को खुदा ना ख्वास्ता पोलियो डायग्नोज हो जाती है तो क्या ये इसका इलाज है या नहीं है? अनफॉर्चुनेटली अगर पोलियो किसी बच्चे को डायग्नोज हुई है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। बस उसके लिए बस डिफरेंट थेरेपीज़ ही हैं, लाइक जिस पार्ट में वीकनेस आई है उसकी फ़िज़ियोथेरेपी कराई जाए, कोई असिस्टेंट डिवाइसेस होती हैं वो यूज़ की जाएँ, लेकिन हम वो जो वीकनेस है उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि ये बिल्कुल लाइलाज है। अगर आप वैक्सीन करा लेंगे तो आपके लिए का बच्चा इससे बच सकता है, लेकिन अगर एक दफ़ा हो गई है तो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट असिस्टेंट डिवाइसेस एंड फिजियोथेरेपी। इसके फैलने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे ये आगे ट्रांसफ़र कैसे होता है? ये ट्रांसफ़र होता है बेसिकली हमारी ओरोफिकल रूट से। ओरोफिकल रूट ऐसा होता है कि किसी जो इन्फेक्टेड पेशेंट था उसने स्टूल पास किया, उसका स्टूल जिस सैंपल में जाता है, जिस भी सीवरेज, अगर वो कहीं और मिक्सेज हो जाती है, मतलब और वो दूसरा कोई वो खाना या कोई वो ऐसी जो उससे मिक्स हो गया वो पानी पी ले, तो इस तरह मतलब ओरोफिकल इस रूट को कहा जाता है कि हमारी गट के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। एक को जिसको डायग्नोज हो चुका हुआ है तो क्या उससे सारी उम्र दूसरों ने एहतियात करनी है? इसका कुछ पीरियड है 10 to 14 डेज़ या मैक्सिमम 21 डेज़, तो उतने अरसे तक ये ट्रांसमिट होता है। उसके बाद वो पेशेंट खुद तो ट्रांसमिट नहीं करता, लेकिन अगर उससे किसी और को ट्रांसमिट हो गया तो उसका भी इसी तरह साइकिल चलेगा, लेकिन लाइफ लॉन्ग वो ट्रांसमिट नहीं करता रहेगा। मतलब एक दफ़ा जिसको पोलियो डायग्नोज हो गया कि ये समझे कि अब तो इससे मिलना नहीं है, ऐसे ये करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही है जी। डॉक्टर जाहिद साहब की तरफ आखिर में एक मरतबा फिर चलेंगे, और जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं जेहलम के। डॉक्टर साहब, आप चारों तहसीलों को यकीनन साथ में आप देख रहे हैं, हमारी जो जेहलम की हैं, दीना, जेहलम, सुहावा और पिंड दादन खान।
तो इन चारों तहसीलों में ओवरऑल अभी आप क्या समझते हैं लोगों का रिस्पांस अब कैसा आना शुरू हो गया? क्योंकि मैं समझता हूँ कि महकमा हेल्थ ने इसमें ख़ासतौर पर हमारे झेलम के बड़ा काम किया है, बहुत काम किया है, अवेयरनेस के हवाले से ख़ासतौर पर बहुत काम किया। मीडिया तो अपने तौर पर ताउन करता है। डॉक्टर साहब बड़े एक्टिव रहे हैं, डॉक्टर वसीम साहब, इस तमाम मामलात में। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब ओवरऑल अभी लोगों का कॉपरेट कैसा है? जी, इन 3-4 दिनों में हमने ऑलमोस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट को विज़िट किया, मैंने खुद भी किया, हमारे सुपरवाइज़र ने भी किया। हमें प्रॉब्लम जो आता है बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से आता है। ये लोग जब वहाँ से आते हैं तो ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। जैसे परसों तक हमें जितने भी रिफ्यूज़ल मिले हैं वो मोस्टली जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। जो जनरल पब्लिक है हमारी वो अब हमें उतना तंग नहीं करते, रिफ्यूज़ल नहीं आते। ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस आती हैं, कई जगह पर हार्ट अटैक भी होती है। ज़ाहिर है जब आप घर में जाके नॉक करते हैं उनको डे बाय डे और टाइम टू टाइम डिस्टर्ब करते हैं तो डेफिनेटली हार्डशिप्स आती हैं। कल भी एक छोटा सा एक इशू हुआ था, हम उसे हाईलाइट नहीं करते। मतलब प्रॉब्लम तो आते हैं, लेकिन एज ए होल हमारी जो कैंपेन है बहुत सक्सेसफुल जा रही है। लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, काम कर रहे हैं। इसमें एज ए इशू हमें तो नज़र नहीं आ रहा उस तरह का कुछ जिससे। डीसी साहब की कितनी इन्वॉल्वमेंट? सर, डीसी साहब की कितनी इन्वॉल्वमेंट? डी साहब जी फुली इन्वॉल्व हैं। सुबह से लेके वो रात 10 बजे तक हमारे साथ होते हैं। हमारी जो लास्ट मीटिंग होती है वो रात 8:30-9 बजे। सारी DHMT डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम जो है वो जाके हम रिपोर्ट करते हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, एक एक रिफ्यूज़ल को डिस्कस करते हैं, एक एक एरिया डिस्कस होता है वहाँ पे। और तकरीबन आधे पौने घंटे की एक मीटिंग होती है और उसमें डी साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मतलब ये चीज़ एक मैं जानना चाह रहा था आपसे कि अगर कोई आपको रिफ्यूज़ करता है कि हम ड्रॉप्स नहीं बच्चे को पिलाएंगे और वो आप कोशिश करते हैं, वो मसलसल मतलब आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करते हैं? सर, इसका एक प्रॉपर एक मैकेनिज़्म है जी। मोस्टली जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें ओवरसीज़ ज़्यादातर रिफ्यूज़ करते हैं। अगर एक घर से रिफ्यूज़ल हमें मिल गया, वो कहता है कि मैंने किसी भी तरीके से कतरे नहीं पिलाने अपने बच्चों को, पोलियो से बचाओ के हमने वैक्सीन करवाई हुई है, बाहर से करवा के आए हैं, या हम बार बार नहीं पिलाएंगे, तो उसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज़्म है। जब टीम को रिफ्यूज़ करेगा तो हमारा UCMO या एरिया इंचार्ज आके उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा। अगर फिर भी नहीं है तो उससे सीनियर लेवल पे जाके DDHO साहब जाएंगे या हमारे पोलियो फोकल पर्सन जाएंगे। फिर भी नहीं होता तो फिर मैं खुद पर्सनली जाऊंगा, जाके कोशिश करूंगा कि उनको किसी न किसी तरीके से कन्विंस किया जाए। अगर खुदा न खास्ता ये लेवल भी हमारा मिस हो जाता है तो फिर डी साहब की डायरेक्शन है, गवर्नमेंट की डायरेक्ट डायरेक्शन है कि हमारे AC साहिबान वो जाएंगे, साथ जाके पुलिस लेके जाएंगे। और अगर उस वक्त भी नहीं हो तो इवन के FIR तक की डायरेक्शन भी हैं। FIR भी उस पर हो सकती है, घर सील हो सकता है, काफ़ी सारे उस पर प्रॉब्लम है। 186 के तहत ना उस पर प्रॉपर कार्रवाई होती है। तो इस लेवल पे नौबत नहीं आती मोस्टली। अल्टीमेट हम जाते हैं तो AC साहब चले जाएँ तो वो रिफ्यूज़ल कवर हो जाता है। बिल्कुल सही है जी। आज का प्रोग्राम नाज़रीन आपने देखा, अपने तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फाइनली इतने सारे लोगों को मिलने के बाद FIR भी हो सकती है, घर भी सील हो सकता है। और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे हमारी गुजारिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तावन करें इस हवाले से। और एक दो चीज़ें जो ऐसी हैं कि जैसे हम सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर हम लोग देखते हैं कि जिसमें दिखाते हैं कि जी टीम गई और आगे से उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का रिएक्ट किया, घर वालों ने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, ये सिर्फ लाइक्स वगैरह के लिए। इसको तो बेसिकली वो फिर होता है कि इस मिजाज को प्रमोट कर दिया जाता है। तो गुजारिश ये है कि जब वो वीडियोज़ आप लगाएँ जहाँ पे कॉपरेट किया जा रहा है, जहाँ पे लोग कॉपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे टीम को वेलकम किया जा रहा है, लोग विज़िट करवा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट हो कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। और पोलियो के बहुत सारे केसेस हमने अपनी लाइफ में, मैंने, आपने, यकीनन हमने देखे होंगे। इसका जैसे मैंने डॉक्टर साहिबा से पूछा था कि इसका फिर रिवर्स वाला कोई वो नहीं है, मामला नहीं है। वो एक दफ़ा आपका बच्चा या आप या जो भी है वो डिसेबल हो गया तो वो फिर डिसेबल हो गया, उसने पूरी की पूरी ज़िंदगी उस माजूरी में गुजार देनी है। तो ये जो इसकी कतरे हैं बचाव के पोलियो के, या इसकी जो वैक्सीन है वो आप ज़रूर करवाएं। अपना अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजू के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। वसीम कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। और एक मरतबा फिर मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि पोलियो की टीमें जहाँ पे भी काम कर रही हैं उनके साथ आप भरपूर कोऑपरेट करें। और जेहलम नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और जिसके नतीजे भी ये हैं कि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी पोलियो का हमें कहीं पे कोई निशानी या कोई बच्चा या कोई उससे मुतासरा बच्चा या बच्ची या कोई भी कोई मुतासरा शख्स उससे हमें नहीं मिल रहा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।